प्लस जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हिंदी में है ये और प्लस इंग्लिश में भी है कई सारे कॉन्सेप्ट। इसमें हम पूरा ये एलॉयज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लस जो कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं उनके भी यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस जो गैसेज होती हैं जैसे हीलियम और नाइट्रोजन, इनकी भी क्या क्या यूजेस होते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। काफी सारी चीजें इसमें हैं। 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट होगा ये, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तुरंत ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये 2 पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। यूपीपीएससी के लिए विशेषकर है, लेकिन ये अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये पहला है इसमें कि समतल जो दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, मतलब जो रेडियस होती है जो प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, इसीलिए मैंने कई जगह इंग्लिश में लिख रखा है कि आपको पूरा समझ में आ सके। उसके बाद एक कैरेट का क्या मेजरमेंट होता है, कैरेट का क्या मान होता है। 1 कैरेट होता है 200 mg, यानी कि 0.2 ग्राम होता है 1 कैरेट। ये आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आ सकते हैं इसमें। जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं फिर उसमें मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद शांति कारक औषधि क्या होती है, ये होती है पोटेशियम ब्रोमाइड होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं वेटरनरी एज ए वेटरनरी मेडिसिन में, और इसको डॉग्स के लिए यूज करते हैं। डॉग्स के लिए जब ट्रीटमेंट होता है एपिलेप्सी का उसमें यूज करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड को। या तो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करते हैं या फिर ये इसको फिनोबार्बिटल के साथ यूज करते हैं। उसके बाद है फिर ये देखिए ऐसा ही होगा इसमें सुनील कुमार यादव जी, इसमें वन लाइनर जीके फैक्ट है और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें साइंस में कोई चैप्टर नहीं होता है, ये हमने कई जगह से कलेक्ट करके लाए, इसलिए ये ऐसा ही होगा। अभी बीच में प्लीज चैटिंग मत करिए, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट है कि स्वर्णकारों द्वारा जो प्रयुक्त होता है एक्वा रेजिया यानी कि अम्रराज, वो होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये नाइट्रिक एसिड। ये गोल्ड स्मिथ जो यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा कि सुनार की दुकानों में जनरली यूज होता है, वो एक्वा रेजिया यूज करते हैं। वो क्या होता है कि HCl का प्लस HNO3 का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है 1:3 के रेशियो में। मतलब 1 पार्ट होता है इसमें नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही लिखा हुआ है इसमें। इसको एक्वा रेजिया बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको लैटिन में। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसमें ये देखिए इसकी एक बहुत ही विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम उनको डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए इसको सुनार लोग यूज करते हैं। अब देखिए अगर कई सारे मिक्सचर होंगे गोल्ड में तब इसको यूज किया जाता है एक्वा रेजिया को, क्योंकि अगर आपको प्यूरिफिकेशन करना है या फिर एक्सट्रैक्शन करना है गोल्ड और प्लेटिनम को तो आप उसमें एक्वा रेजिया डाल दीजिए। उसमें एक्वा रेजिया में जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको उससे उसको अलग कर लीजिए उस एक्वा रेजिया को, और फिर उससे गोल्ड और प्लेटिनम का एक्सट्रैक्शन हो सकता है या फिर प्यूरिफिकेशन भी हो सकता है। तो जो अदर इम्प्यूरिटीज हैं उसमें जैसे टेंटलम है, इरिडियम है, जो अदर और भी मेटल्स उसमें डिसॉल्व होते हैं वो इसमें एक्वा रेजिया में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं ये जो भी ज्वेलर्स होते हैं। उसके बाद है इसमें पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मधुमक्खियों का किया जाता है। ये अभी तक तो डॉग्स का यूज करते थे पुलिस और जो मिलिट्री पर्सनल होते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी आई थी कि उसमें ये बोला गया था जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनको भी यूज किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये डायरेक्ट इसमें फैक्ट है और ये साइंस में कोई ऐसा चैप्टर नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा था। उम्मीद का स्तर मुझे पता है बहुत ज्यादा, लेकिन इसीलिए ये आपके स्टेट पीसीएस के लिए ही लाया हूं मैं ये, और डायरेक्टली आप इसको रट लीजिएगा तो यही यही वाले फैक्ट आ जाएंगे डायरेक्टली, और इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए लाया हूं, ठीक है। आप इसमें देखिए तो इसको अभी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। इसके बाद है इसमें सर्वाधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। और मैंगो यानी कि आम में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। मैंगो एक ड्रूप फैमिली का एक मेंबर होता है। ड्रूप फैमिली का मतलब होता है कि आउटर जो होता है वो फ्लैशी पार्ट होता है और वो सराउंड करता है किसको, शेल को, मतलब अंदर होता है जैसे गुठली, उसके जो सराउंडिंग में होता है मैंगो का वो जो गूदा होता है जिसको बोलते हैं हिंदी, देसी हिंदी में उसको यही बोलते हैं। ड्रूप फैमिली में और भी फल आते हैं जैसे कि ओलिव आते हैं, डेट्स आते हैं, कोकोनट्स आते हैं, तो ये सभी ड्रूप फैमिली में होते हैं और ये इसमें मैंगो भी आता है। और मैंगो में यानी कि आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, शैवाल से मिलती है। जितनी भी अर्थ की ऑक्सीजन है जनरली वो जो छोटे छोटे ओशियन प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, वो वाटर की सरफेस के नियर ये स्टे करते हैं और वो ड्रिफ्ट भी करते रहते हैं करंट के साथ। तो ये जनरली जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है इन्हीं से
ये लोग क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को, ये प्रोसेस को ये पूरे करते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन का। तो ज्यादातर जो अर्थ की ऑक्सीजन है वो किससे आती है, एल्गी से आती है, फाइटोप्लैंक्टन से आती है, ये आप याद रख लीजिएगा इसमें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ग्रीन मफलर कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आया हूं जो डायरेक्टली आ सकते हैं, आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आने के चांसेस हैं। अब ग्रीन मफलर होता क्या है, ग्रीन मफलर किस चीज से संबंधित है, नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है ये, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। देखिए ग्रीन, एक मैं इसको आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मफलर क्या होता है कि जब आपने जाड़े में आप जैसे कहीं जाते हैं तो उसमें अगर ज्यादा या तो जाड़ा बचाने के लिए या फिर आप आवाज को कानों में ज्यादा जाने से रोकने के लिए तो आप मफलर यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे ही उसको याद रख लीजिएगा कि ग्रीन मफलर किस लिए है, कि ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज ज्यादा ना है, इसलिए ऐसे ही ट्रिक बता दी छोटी सी ऐसे ही। तो ये ग्रीन मफलर होता है, कंट्रोल मेजर होता है ये नॉइज पोल्यूशन के लिए। इसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ये पूरा प्लांटिंग कर देते हैं, 4 से 5 रो बना देते हैं, जहां भी बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस होते हैं, बहुत ज्यादा जहां पे ट्रैफिक होता है, रोड साइड के अलॉन्ग बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज के अलॉन्ग बनाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जैसे जो ब्रिज होते हैं उनके अगल बगल भी ऐसी कई सारी रोज होती हैं, तो ये एक तरह से ग्रीन मफलर का ही काम करती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट की गासामीर रेशम, ये कहां से प्राप्त है, सिल्क मतलब, तो गासामीर जो रेशम है ये मकड़ी से प्राप्त है, स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें मानसिक विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है इसमें टीवी जो रिमोट होता है, घरों में आपने टीवी जो चलाते होंगे उसमें ये आपका जो टीवी रिमोट होता है किस रेज पे काम करता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसमें यूज होती हैं। ये मैंने एक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज थी वो मैंने बनाया था, ये बोलते हैं अवरक्त तरंगों, यानी कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उन पे टीवी रिमोट काम करता है। देखिए पूरा ये मैं बना चुका हूं आपको, ये पूरी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आज तक क्वेश्चन आए वो जब ज्यादातर वो यूजेस से रिलेटेड आए और वो सभी यूजेस को मैंने एक जगह लिख दिए कि आप लोगों को आसानी रहे। अब देखिए ये रेडियो वेव्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, रेडियो वेव्स का यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, सैटेलाइट्स में भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं और प्लस ट्रांसमिशन में भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा घरों में एक माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें कि आपका खाना, अगर आपने देखा होगा जो पॉट होता है उसके अलग टाइप के स्पेशल वो होते हैं माइक्रोवेव के, और वो उसमें अगर आपने खाना रखा हो तो खाना तो गर्म हो जाता है लेकिन वो पॉट जो एक अलग स्पेशल टाइप की प्लास्टिक से बनता है वो नहीं गर्म होता है। माइक्रोवेव का प्रिंसिपल यही है कि जो ये फूड होता है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें डायरेक्टली उनको हीट करता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए सिर्फ खाना इसमें गर्म हो जाता है। तो माइक्रोवेव्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको भी कुकिंग में यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस में भी इसको यूज करते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड जो मैं बता रहा था अभी, ये जो अभी आपने देखा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंगों, ये थोड़ा हिंदी में टफ है इसमें। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए कुकिंग में उसको यूज कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग में भी ये इंफ्रारेड रेज को यूज कर सकते हैं, शॉर्ट रेज जो कम्युनिकेशन है उनमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी अगर आप देखें इंफ्रारेड में ऑप्टिकल फाइबर्स में भी इंफ्रारेड यूज होती हैं। उसके बाद टेलीविजन रिमोट जो अभी मैंने आपको बताया जो घरों में टीवी यूज होता है उसमें जो रिमोट काम करता है वो इंफ्रारेड के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद कई सारे जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं वो भी इंफ्रारेड के इस पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद विजिबल लाइट का क्या क्या यूज होता है, विजन में होता है, फोटोग्राफी में होता है, इल्यूमिनेशन में होता है। फिर अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज होता है, अल्ट्रावायलेट का कहाँ कहाँ यूज होता है, सिक्योरिटी मार्किंग में यूज होता है, फ्लोरेसेंट लैंप्स में भी यूज होता है, अगर कोई बैंक नोट है वो फोर्ज हैं उनको भी डिटेक्ट करने में यूज होता है, प्लस डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में भी अल्ट्रावायलेट का यूज होता है। एक्सरे का कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सरे का भी कई बार यूजेस आ चुके हैं इसमें एग्जाम में। अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ये पता करना हो, ऑब्जर्व करना हो किसी ऑब्जेक्ट का, उसमें एक्सरे यूज होता है। एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उसमें भी एक्सरे यूज होता है। उसके अलावा जो मेडिकल एक्सरेज भी होती हैं तो मेडिकल में भी एक्सरे का यूज होता है। गामा रेज का कहाँ कहाँ यूज होता है, फूड और मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने में, प्लस अगर डिटेक्शन करना है कैंसर का या उसके ट्रीटमेंट के लिए भी गामा रेज का यूज होता है। उसके बाद है कि देखिए मैडम का टाइम तो पता है, मैडम तो रोज शाम को 7 बजे आती है क्विज में, मेरा टाइम नहीं पता है। बोलोमीटर किस लिए यूज होता है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, बोलोमीटर से मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीबल थर्मल रेडिएशन।
इसीलिए काफी ज्यादा हाईलाइट करके लिखा है रेड कलर से। तो ये गामा रेस क्या होती हैं, ये सॉरी ये जो बोलोमीटर होता है, ये बोलोमीटर, बोलोमीटर एक सेंसिटिव ये थर्मोमीटर होता है जिसका कि इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है वो वैरी करता रहता है टेम्परेचर के साथ, और इसीलिए इसको यूज करते हैं अगर बहुत ही फीबल थर्मल रेडिएशंस होती हैं, इसके लिए यूज करते हैं बोलोमीटर को। बोलोमीटर मतलब ऊष्मीय विकिरण के लिए यूज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए आपने देखा होगा आयरन में जनरली जो नॉर्मल आयरन होता है उसमें अगर आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम भी मिला देते हैं और भी कई सारे उसमें एलिमेंट मिला देते हैं, वो इसीलिए मिलाते हैं। क्रोमियम का यूज इसीलिए करते हैं स्टेनलेस स्टील में कि ताकि वो करोजन रेजिस्टेंस बन जाए, यानी कि लोहे को जंग रहित बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, क्रोमियम। तो क्रोमियम इज यूज्ड इन द आयरन टू मेक इट करोजन रेजिस्टेंस। उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि नोबेल ऑयल किसको बोलते हैं, नोबेल ऑयल बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। तो ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन साइंस के लिए जो हमारी ये सीरीज है, अगर आप इसको देख लेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कई सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए वो भी कवर हो जाएंगे, और प्लस आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। उसके बाद अगर आप देखें इसमें केवलार को यूज करते हैं। अगर एक देखिए ये यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसमें किस मटेरियल को यूज करते हैं, उसमें केवलार को यूज करते हैं, डायरेक्ट इसको रट लीजिए। उसके बाद है कि दंत जो चिकित्सक होते हैं, जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, डेंटल जो देखते हैं दांतों के लिए, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा दर्पण यानी कि मिरर यूज करते हैं, वो अवतल दर्पण यूज करते हैं। देखिए कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, तीनों को याद करने की ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं एक बार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। ये डायरेक्ट आप ट्रिक इसको याद कर लीजिए, फिर आपको एक बार अगर आप याद कर लोगे तो कभी नहीं बोलोगे, ये गारंटी है। देखिए कौन, और इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा प्लेन है। अब देखिए कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में अगर आप देखें इसमें तो एक चीज आप याद रखिए, कॉनकेव में पहली बात तो इसके जो नंबर ऑफ ये अल्फाबेट्स हैं वो गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और डॉक्टर्स में भी 7 हैं, उसके बाद शेविंग में भी 7 हैं, उसके बाद टॉर्चेस में भी 7 हैं। तो पहला तो ये हो गया इसमें। दूसरी बात है कि कॉनकेव हमेशा याद रखिए घर में यूज होता है, घर में, घर से रिलेटेड जो भी चीजें उसमें कॉनकेव यूज होगा। मतलब घर में आपके डॉक्टर आ रहे हैं, मिरर लगा के अपना शेविंग बना रहे हैं। घर ही में अगर आपके यहाँ लाइट चली गई तो टॉर्च यूज करते हैं। तो घर में अगर कोई भी यूज हो रहा है तो कॉनकेव है, ठीक है। कॉन्वेक्स में है अगर आप रोड पे कुछ काम कर रहे हैं, रोड पे क्या होता है, व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं रोड पे चलती हैं, तो आरवीएम जो होता है, रिवर व्यू मिरर होता है, जो गाड़ियों में आपने देखा होगा गाड़ियों के लेफ्ट और राइट साइड में लगा रहता है कि आपको पीछे का व्यू पता चलता रहे, ताकि आप अगर मोड़े इधर उधर कुछ टर्न लें तो आप उससे उस हिसाब से देख लें कि आपके पीछे कोई नहीं आ रहा हो, टकरा नहीं जाए आप किसी से। तो रियर व्यू जो मिरर होता है वो व्हीकल्स में लगा होता है, वो कॉन्वेक्स बेस्ड होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो। उसके बाद जो रोडवेज होते हैं, जो ड्राइववेज होते हैं, उसमें कई बार ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं, वहां भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है ट्रिक, तो इसलिए आप याद रखिए। कॉनकेव में घर है, ठीक है, घर में जो भी चीजें हो रही है कॉनकेव है। घर में डॉक्टर आ रहा है, घर में शेविंग कर रहे हैं आप, घर में टॉर्च यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स रोड पे, रोड में आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे आप अगर कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, ब्लाइंड टर्न आ गया तो वो है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब प्लेन में क्या है, जितना भी स्कोप वाली चीजें हैं, यानी कि अगर किसी भी लास्ट में स्कोप लिखा होगा तो प्लेन में यूज होगा। प्लेन मिरर क्या क्या यूज होता है, प्लेन मिरर यूज होता है पेरिस्कोप में, जो कि शिप्स और एयरक्राफ्ट में यूज होता है। अब यही कि अगर आपका कहीं व्यू नहीं हो पा रहा है तो इस हिसाब से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप अगर खुद नहीं डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं तो ऐसे इसमें रिफ्लेक्ट करा के आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो उसमें प्लेन मिरर का यूज होता है। दूसरा कैलिडोस्कोप होता है, उसमें भी प्लेन मिरर का यूज होता है, चिल्ड्रन का टॉय होता है ये। तो तीनों मिरर के आपको यूज बता दिए मैंने। कॉनकेव घर में है, अगर घर में डॉक्टर आ रहा है, शेविंग कर रहे हैं, टॉर्च लगा रहे हैं। कॉन्वेक्स है, रोड पे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं या फिर टर्न ले रहे हैं। प्लेन है स्कोप, यानी कि पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। अब लेंस वाली बात है कि कॉनकेव लेंस होती है और कॉन्वेक्स लेंस होती है, इनका क्या क्या यूज होते हैं। इसमें जो कॉनकेव लेंस है उसको स्पाई होल्स की तरह या फिर डोर्स में लगा सकते हैं, या फिर और कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें ये होता है कि अगर एक ये शॉर्ट साइटेड या फिर लॉन्ग साइटेड पर्सन है, तो शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होते हैं उनके विजन को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव यूज होता है। अब देखिए कॉनकेव में 7 अल्फाबेट्स हैं, यानी कि ऑड है। शॉर्ट में भी 5 हैं, यानी कि ऑड है। फिर कॉन्वेक्स में 6 हैं, यानी कि ये इवन है। और प्लस जो लॉन्ग साइटेड होते हैं, जिनकी लॉन्ग साइटेड जो अगर विजन होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स यूज होता है। यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 4 हैं।
तो ये आप याद रख सकते हैं। लेंस के लिए क्या है, लेंस के लिए वो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि कॉनकेव क्या है, शॉर्ट के लिए है। विजन आपको करेक्ट करनी है तो कॉनकेव है, लॉन्ग साइटेड करनी है तो कॉन्वेक्स करनी है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मिरर वाला। ये वाला अगर आप फैक्ट याद कर लेंगे तो अब आपको कहीं भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट की मीकाज एक तकनीक होती है, वो किस लिए होती है, होता है। ये अनिल कुमार नायक जी, यहाँ पे ये चैटिंग वेटिंग मत करिए, ये हाय अनुराधा, ये मैं तो ब्लॉक कर दूंगा अगली बार अगर आपने ये कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए ये ग्रुप है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। मिकास एक टेक्निक है, वो किस लिए यूज होती है, ये बाईपास सर्जरी के लिए यूज होती है। मिकास का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए यूज होती है। और ये मैगिन टेक्निक है, ये हार्ट सर्जरी बाईपास के लिए यूज होती है। तो मिकास आप याद रखिएगा, हार्ट ये बाईपास सर्जरी के यूज होती है। उसके बाद है पोलियो वायरस, जब ये ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है तो ये कैसे प्रवेश करता है, पहली बात तो दूषित भोजन और जल से, यानी कि पॉल्यूटेड फूड और वाटर से। और पोलियो एक वायरल डिसीज है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि पोलियो किस टाइप की डिसीज है। तो ये एक वायरल डिसीज है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट कर सकती है और इसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, टांगे बहुत दुबली दुबली सी हो जाती हैं, आपने देखा होगा। जैसे पोलियो, अगर आपने देखा होगा, पोलियो वायरस है और ये वायरल डिसीज है, ये इंटर करता है बॉडी में थ्रू द माउथ। और अगर आपके हैंड कंटेमिनेटेड है, गंदे हैं, पॉल्यूटेड है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकता है ये। तो पोलियो एक वायरल डिसीज है और दूषित भोजन तथा जल से हो सकती है ये, और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इसमें फाइलेरिया। क्या होता है, देखिए फाइलेरिया के लिए ये है, ऐसा हो जाता है ये टांग, मतलब आपका पैर ऐसा एकदम से ज्यादा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इसमें और थिकनिंग हो जाएगी स्किन की। इसमें जो फाइलेरिया होता है ये किससे होता है, ये पैरासिटिक डिसीज है। तो ये फाइलेरिया किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक पैरासाइट से होता है ये, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है फाइलेरिया ये। और इसको देखिए, ये लिखा हुआ है हिंदी में कि फाइलेरिया का कारण क्या है, गोल हेमाटोडा। तो ये है इसका रीजन। फाइलेरियसिस ये पैरासिटिक डिसीज है, ये आप याद रख लीजिएगा। फाइलेरिया किससे होता है, पैरासाइट से। और ये पोलियो क्या है, ये वायरल डिसीज है। फाइलेरिया क्या है, ये पैरासिटिक डिसीज है और ये इन्फेक्शन होता है राउंड वॉर्म से, और ये मॉस्किटो से फैलता है। उसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दिया है, वो दिया है एजी टांसले ने। देखिए सर आर्थर जॉर्ज टांसले एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। स्वेलिंग, हाँ स्वेलिंग हो जाती है इसमें, ये देखिए ये जो बनी हुई है ना, ये बंदी बैठी हुई है और इसकी ये वाली अगर आप इसमें इसका लेग देखेंगे तो काफी नॉर्मल है ये, और ये फाइलेरिया हो गया, काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई, थिकनिंग हो गई है। इसलिए है ये, इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड दिया था। ये क्वेश्चन एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार। उसके बाद एक होता है लड़ो या उड़ो हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और ये होता है, इसका नाम है एड्रीनेलिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब ये यूजेस हैं हीलियम के और आर्गन के, नाइट्रोजन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कई बार इसके यूजेस आ सकते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिए जितने लोग देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे ये। तो इसमें हीलियम का क्या क्या यूज होते हैं वो मैंने सब एक ही जगह लिख दिया है, इसीलिए हीलियम देखिए एयर से लाइटर होती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं जो एयर शिप्स होते हैं, जो बैलून्स होते हैं, उनमें हवा भरने के लिए। तो हीलियम का यूज होता है। आपने देखा होगा हीलियम के जो बैलून्स है वो भी कई बार छोड़े जाते हैं। तो हीलियम को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल होती है और इसीलिए काफी ज्यादा सेफ होती है ये। हीलियम को ये यूज है, और भी कई सारे हीलियम के यूज है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, इसलिए इसको कुकिंग मेटल्स के लिए भी यूज करते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के लिए भी यूज करते हैं इसको। इवन जो लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर है ये, कॉलिडर है ये यूरोप में सर्न जो कॉरिडोर बोलते हैं, वहां भी यूज करते हैं हीलियम को। उसके अलावा जो पानी में लोग कई बार डाइवर्ट जाते हैं या फिर और भी अदर वर्किंग कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हीलियम को यूज करते हैं। हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को यूज करते हैं ब्रीदिंग पर्पज के लिए। जो अंडर वाटर अगर कोई जा रहा है, मतलब पानी के अंदर जा रहा है कोई भी डाइवर, तो उसको वो लोग यूज करते हैं हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को। तो ये है इसमें हीलियम के यूजेस। हीलियम आप याद रख सकते हैं, हीलियम लाइटर होती है एयर से। इसको इसमें जो एयरशिप्स के टायर होते हैं उसमें भी यूज होती है, जैसे जो प्लेन्स के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम यूज होती है, बैलून्स के लिए भी यूज होती है। और ये नॉन फ्लेमेबल भी होती है, सेफर भी होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, मैग्नेट में भी यूज होता है इसका,
लो टेम्परेचर मेंटेन करने में भी यूज होता है, और प्लस जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी हीलियम को यूज करते हैं। वो हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों के मिक्सचर को यूज करते हैं। उसके बाद और अगर देखें ऑर्गन का क्या क्या यूज होता है, ऑर्गन का उपयोग होता है मिश्र जो धातुएं होती हैं उनकी आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण तैयार करने तथा बिजली के बल्ब में भरने के लिए यूज होता है। देखिए जो बिजली का बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन जनरली यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गन आर्गन भी कई बार यूज करते हैं। तो आर्गन के क्या क्या यूजेस हैं, आर्गन के यूजेस हैं आर्क वेल्डिंग में, जब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, प्लस जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है उसमें भी इसका यूज होता है। और उसके बाद ये अगर प्रोसेसिंग होती है टाइटेनियम की या फिर और भी जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी आर्गन का यूज करते हैं। मॉडर्न जो बल्ब्स हैं जनरली वो उसमें आर्गन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को इसमें फिल किया जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आता है तो उसमें नाइट्रोजन अगर आएगा तो नाइट्रोजन वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। आर्गन भी होती है वैसे उसमें, कुछ जो बल्ब्स होते हैं उसमें प्योर आर्गन भी भर देते हैं या फिर क्रिप्टॉन या जीनॉन भी भर देते हैं। जो बहुत पहले यूज होते थे बल्ब वो उसमें कोई गैस नहीं भरते थे, उसमें सिर्फ वैक्यूम रखते थे। उसके बाद नहीं, इसमें देखिए जो प्रॉपर इसके रीजन ये है इसका आर्गन का, ये भी जो नाइट्रोजन और जो बल्ब में भरी जाती है इसका यही है कि ये जो काफी ज्यादा टेम्परेचर तक ये कर लेता है और इनर्ट होता है ये। तो ये इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करेगा इसलिए भी। उसके बाद है एल्यूमिनियम का भी कई बार यूज आ जाता है। एल्यूमिनियम एक लाइट वेटल मेटल होता है और इसीलिए जनरली जो एयरक्राफ्ट की बॉडीज होती हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं ताकि उनका जो वेट है वो कम से कम रहे। देखिए जितना भी अगर आप एयरक्राफ्ट देखें या फिर रॉकेट डिजाइन में देखें तो उसमें जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि वेट कम से कम हो, और जितना ज्यादा आप वेट कम कर लेंगे, जितना कम वेट रखेंगे उसका, उतनी ज्यादा उसको लिफ्ट मिलेगी। तो इसीलिए उसमें एल्यूमिनियम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन सा मेटल एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो एल्यूमिनियम है। उसके बाद ये कुछ एलॉयज दिए हुए हैं प्लस उसके कॉम्पोजिशन है प्लस यूजेस हैं, जैसे कि बियरिंग मेटल एलॉय ये है, या फिर इसको बेबिट मेटल भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बेबिट मेटल और बियरिंग मेटल एलॉय एक ही चीज है। इसमें टिन होता है 90%, एंटीमनी होता है 7% और कॉपर होता है। जनरली ये ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन से, अगर आपको दे देंगे इसमें दो तीन ऑप्शन कि इसमें से बियरिंग मेटल में कौन कौन से इसमें से है मेटल प्रेजेंट, तो सबसे ज्यादा होता है टिन, फिर एंटीमनी, और 3% होता है कॉपर। ये बियरिंग्स में यूज होता है क्योंकि इसमें मेजर होता है इसमें फ्रिक्शन का। उसके बाद ये बेल मेटल है। बेल मेटल किसका किसका कॉम्बिनेशन है, बेल मेटल में होता है कॉपर 77% होता है, प्लस टीन होता है 23%। तो जो जनरली जो बेल्स होती हैं उसमें क्या क्या होता है, वो कॉपर यूज करते हैं। कॉपर है 77%, टीन है 23%। तो ये एक अलॉय है कॉपर और टीन का। ये जो बेल्स हैं, जो घंटियां होती हैं उनको बजाने के लिए मतलब जो मेटल यूज करते हैं उसको बेल मेटल बोलते हैं। उसमें कॉपर और टीन है। इसमें जो टिन का परसेंट है वो ब्रॉन्ज से ज्यादा है। ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिक। ये ब्रास में एस है, सिर्फ जेड नहीं है, इसलिए कॉपर प्लस जेड एन होगा यहाँ पे। ब्रॉन्जे में जेड है इसलिए यहाँ पे जिंक नहीं होगा, यानी कि कॉपर प्लस इसमें एस एन होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, एस एन यानी कि टिन। क्योंकि कई बार ब्रास और ब्रॉन्ज में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रास में जिंक है कि ब्रॉन्ज में जिंक है। मुझे तो होता था इसलिए मैंने आपको बता दिया, कि शायद आप लोग को भी होता हो। देखिए अरुण चौधरी जी, मैं एडिशनल बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आप अगर जितने ज्यादा होशियार हो तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप खुद पढ़ लीजिए जाके, आपको कोई बुलाने नहीं गया था। यहाँ पे फालतू में डिस्टर्ब मत करिए, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। ब्रास में मैंने बताया आपको कि ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। अब इसमें एस है इसलिए जेड नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रॉन्ज और ब्रास में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ब्रॉन्ज में जेड है इसलिए वहां पे जिंक नहीं होगा उसके एलॉय में, और जो ब्रास है उसमें जिंक होगा, ये आप याद रख सकते हैं। तो ब्रॉस ब्रास जो है ये एक येलोइस एलॉय है कॉपर और जिंक का, और इसको इसमें और भी कई सारे मेटल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जनरली 67% होता है कॉपर और 33% होता है जिंक। और इसके ये यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं ब्रास को, ज्वेलरी में करते हैं, नोजल्स में करते हैं, कपलिंग्स में करते हैं, पाइपिंग्स में करते हैं, स्टैंपिंग डाइज में करते हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, यहाँ पे जिंक नहीं होती। कॉइन्स और मेटल्स के लिए यूज करते हैं इसको, मेडल्स के लिए, हैवी गियर्स के लिए यूज करते हैं, टूल्स के लिए और इलेक्ट्रिक हार्डवेयर हार्डवेयर के लिए करते हैं। उसके बाद एक ड्यूरालुमिन एक एलॉय होती है, ये एल्यूमिनियम की होती है। देखिए इससे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो ड्यूरालुमिन है इसमें एल्यूमिनियम ही है, 90% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है, 1% मैग्नीशियम होता है, और प्लस इसमें 0.5 से लेके 1% तक मैंगनीज होता है। तो ये वेरी बहुत ज्यादा हार्ड अलॉय होती है ड्यूरालुमिन।
इसको यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, बोट्स के लिए, रेल रोड्स, कार के लिए, मशीनरी के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होती है कोरोजन से। तो ड्यूरालुमिन में एल्यूमिनियम है 90%, ये आप याद रख लिए। देखिए इसके वर्ड में ही आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम है। फिर मोनल जो एक ग्रुप होता है, मोनल एक एलॉयज होता है, ये निकिल एलॉयज होते हैं ये। और ये इसमें जनरली निकिल होता है 67%, कॉपर होता है इसमें, और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, और कई सारे मेटल होते हैं, आयरन, मैंगनीज होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है। तो जो मोनल एलॉयज होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन से, कई सारे उसके लिए। चौधरी जी आप मुझे सजेस्ट मत करिए, अगर आप इतने होशियार हैं तो यहाँ पे मत आया करिए, यहाँ पे प्लीज ऐसे। अगली बार अगर आपने ऐसी कोई भी फालतू की कमेंट किया तो मैं तुरंत आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप ना क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना कहीं भी। आप मुझे इतने देखा करिए। आप बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो आप यहाँ पे वीडियो देखने की। और ये जो साइंस के फैक्ट है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये। अगर आपको इतना ही ज्यादा सब आता है तो आप खुद ही डायरेक्टली देख लीजिए जाके ना, देखी क्यों रहे हैं वीडियो। ये निकिल एलॉयज का होता है, ये 67% होते हैं इसमें निकिल, और प्लस कॉपर भी होता है इसमें। और भी कई सारे इसमें मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, मैंगनीज होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है। और ये स्ट्रांगर होता है, अगर प्योर निकिल है उससे ज्यादा स्ट्रांगर होता है ये मोनल एलॉयज, और ये रेजिस्टेंट टू करोजन भी होते हैं। उसके बाद है ये नाइक्रोम एलॉय होता है इसमें। लेकिन नाइक्रोम है यानी कि निकिल और क्रोमियम होगा। 80% इसमें निकिल होगा और 20% होगा क्रोमियम। तो इसमें और भी कई सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। नाइक्रोम को जनरली आपने देखा होगा, ये इसमें स्टेनलेस स्टील में यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील में नाइक्रोम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। फिर फॉस्फर ब्रोंज एलॉय होता है, ये कॉपर के साथ इसमें टिन भी होती है, प्लस फॉस्फर भी होता है। देखिए फॉस्फर है तो फॉस्फोरस होगा इसमें, प्लस कॉपर होगा, प्लस टिन होगी। ठीक है, ये जो टिन है ये कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, प्लस इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होता है। एक फिर एक प्रोसेस होती है सोल्डरिंग, आपने देखा होगा कई बार। अगर मेटल होते हैं जनरली, उनको अगर आप को जोड़ना है एक साथ, तो वो उसके लिए एक सोल्डरिंग का मटेरियल यूज किया जाता है। वो जनरली आपने देखा होगा कई बार, जैसे जो मेटल है और भी कई जगह सोल्डरिंग का यूज करते हैं, उसमें एक ऐसा फिलर मटेरियल डालते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। अब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है कम, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और वो जो बाकी जो मेटल है उनको जोड़ देगा, इसीलिए वहां पे ये प्रोसेस होती है सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग इसमें यूज होती है। सोल्डर का जो मटेरियल होता है वो कॉपर होता है, उसमें जो सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल यूज करते हैं, कॉपर जिंक के साथ होता है या फिर सिल्वर के साथ। आपने उसमें कर दिया इंट्रोड्यूस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जैसे ही आप उसको आग को जोड़ देगा। ये है बेसिक चीज। फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। उसके बाद है धावन मशीन, ये किस सिद्धांत पर है? ये है अपकेंद्रीकरण पर काम करता है, मतलब जो वॉशिंग मशीन होती है उसके बाद ये जो वॉशिंग मशीन है ये किसका, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रीफ्यूगन है। देखिए अरुण चौधरी जी, मैं कोई चिल्लाता नहीं हूँ, मैं तो वैसे मेरे पूरे वीडियो में ही मैं चिल्लाता रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों तक आवाज पहुंचे, और कई बार मेरे ऊपर कमेंट आए कि मेरे एनर्जी लेवल काफी कम होता है, उसके लिए मैं चिल्लाता हूँ। ऐसी तो मैं नॉर्मल भी ऐसे ही बात करता हूँ, और मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ तब भी ऐसे ही बात कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, अगर कुछ आप लोगों में से कुछ ज्यादा स्मार्ट हैं, जो ज्यादा हैं मतलब होशियार, तो वो प्लीज यहाँ पे मत आया करिए। ना अपना टाइम वेस्ट करा करिए, ना हमारा टाइम वेस्ट करा करिए। कम से कम जो बाकी लोग हैं उनको आप पढ़ने दीजिए। जैसे कि अगर अरुण चौधरी जी आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको ये लग रहा है कि ये सब बेकार है और ये सब चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आप मत देखिए इसको। जो बाकी लोग हैं जिनको लग रहा है, जिनको ये फायदा लग रहा है, वो अपना देखते रहेंगे। चलिए थर्ड पार्ट यहीं पे खत्म हो गया, बाकी फोर्थ पार्ट में बना रहा हूँ। आ रहा हूँ इसीलिए साइंस के लिए, उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको हम पे भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे उनके लिए। और जो ज्यादा स्मार्ट है वो इनको इस सबको स्किप कर सकते हैं। ज्यादा होशियार लोगों की जरूरत हमको नहीं है। चिल्लाने की मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे, पहले मेरे पर कमेंट आते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा लेस एनर्जेटिक हूँ, तो मैं एनर्जेटिक हूँ और आप तक आवाज मेरी ठीक से पहुंचे इसलिए होता है ये आपको इन ज्यादा तेज बोलता हूँ। किसी के अगर यूपीपीएससी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो बात कर सकते हैं, वरना फिर मैं इसको साइन ऑफ कर रहा हूँ।
सोल्डरिंग में इथेन गैस होती है। नहीं, सोल्डरिंग में इथेन गैस तो नहीं यूज करते हैं। सोल्डरिंग में तो मैं बताया ना आपको, एक फिलर मटेरियल होता है उसका, जब बस मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और वो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा ही फिलर मटेरियल लेते हैं जहां पे मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है, कि जो बाकी मेटल जोड़ने हैं उसमें, तो आपने वो मेल्टिंग पॉइंट कम है उसका, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और वो बाकी पे वो बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। चलिए, साइंस वाली सीरीज है ये, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्टेट पीसीएस के लिए भी। जो लोग समझते हैं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल उनके लिए है ये। और जो बाकी नहीं समझते हैं, जो मतलब इसको ज्यादा होशियार हो, वो प्लीज इसको स्किप कर दीजिए और इस वीडियो को मत देखिए। कोई ऐसी वो नहीं है मैंडेटरी चीज कि आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल देख सकता है, जिसको नहीं इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल नहीं दे सकता है। अच्छे थे लेकिन उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सी चीजें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वही चीज मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जियो की क्लासेस मिलेंगी क्या? हिस्ट्री जियो, हिस्ट्री की तो है कई सारी पार्ट आता है, जो थोड़े बहुत फैक्ट हैं, जो थोड़े, अगर आप उसको से आप पढ़ सकते हैं। यूपी सब सेल बनाइए, मतलब नहीं समझा चंद्रा जी क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं भड़क नहीं रहा हूँ, और एंडी बटाने जी, मैं, अब देखिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज ही ऐसी है, और मतलब मैं घर में भी अगर बोलता हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी तेज निकलती है, क्योंकि यूट्यूब ने आदत ऐसी कर दी है। हाँ, सुनील कुमार यादव जी, आप बायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, मुझे पता है। वो बायोलॉजी में कर रहा हूँ अलग, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। अभी मैं एक बना रहा हूँ साइंस से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू, और नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। और अब मैंने बनाया है ये पीपीटी फॉर्मेट में। कई बार लोग कहते रहते हैं कि पीपीटी में आपको ज्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैंने पीपीटी फॉर्मेट में बना दिया है। अब ये देखिए, ये बना रहा हूँ, ये कल रात से लगा हुआ हूँ उसमें, कितनी देर से मेहनत कर, फिर उसके बाद ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं कि नहीं ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो यार ऐसे अगर आप हो तो प्लीज प्लीज इसको छोड़ दीजिए, आप मत देखा करिए। और ये सब ऐसी चीजें हैं जो में आ चुकी हैं, यूपी पीसीएम से में आ चुकी हैं, ये बार बार क्यों ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने बनाया है अभी आप लोगों के लिए, अभी आने वाले एक दो दिन में मैं आपको दूंगा। कम से कम 400-500 क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, क्यों देखेंगे जो पुराने ईयर में आए हुए हैं और जो आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं लाया हूँ आपके लिए, रहा हूँ पूरा, ये पूरा पीपीटी फॉर्मेट में रहेगा ये। इसमें आपका एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इसमें पूरा हर क्वेश्चन के बाद जहां भी मुझे लगा है कि कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जैसे कि स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, 7 होते हैं। उसके बाद पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी रेज होती हैं, उनकी कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, कैसे कैसे उनकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, स्पेक्ट्रम में विबग्योर क्या है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा इसमें आपको। तो मैं अभी 2-3 दिन लगेगा इसमें, और क्योंकि अभी मैंने इसीलिए डिजिटल पेन भी खरीदा है कि आपको, जैसे कई बार मैं वो क्वांट वाली चीजें और रीजनिंग वाली चीजें समझा नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऐसे माउस का यूज करके वो हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने मंगवाया है अभी डिजिटल पेन। 2-3 दिन में आ रहा है, और मैं आपके लिए इतना ज्यादा वो कर रहा हूँ, और फिर ऐसे कमेंट मिलते हैं, तो आदमी को थोड़ा सा वो तो लगता ही है। ठीक है, करेंगे। देखिए अभी साइंस का मैं बना रहा हूँ, ये अभी नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, ये जल्दी देंगे इसको। चलिए ठीक है, फिर अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ, फिर आपके लिए और भी काफी सारी चीजें बनानी है। कम से कम जो लोग हमको मानते हैं उनके लिए तो करना ही है काम, जो नहीं मानते हैं, जो ज्यादा होशियार हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, वो आप जा सकते हैं बिल्कुल भी, मैं किसी को ऐसा नहीं रोकता हूँ। डू लाइक एंड शेयर।